जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर को क्विकली कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन करेंगे। ये वीडियो मैं पहले ही पोस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ बहुत ही ज़रूरी अनअवॉइडेबल कारणों के कारण जो है ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। और इसमें हम सारे ही करंट अफेयर को कवर करेंगे और कल बीपीएससी का पेपर है तो उसके रिगार्डिंग बिहार स्पेशल को भी कवर कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम लगेगा, आपका रिवीजन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस की। तो 5 लैंग्वेजेस हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, एसमीज और बंगाली। इन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। अब जो क्लासिकल लैंग्वेज का नंबर है वो 11 है और ये जो कैटेगरी है क्लासिकल लैंग्वेज की, ये 2004 में ही क्रिएट की गई है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर कि किसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया 2014 में, तो ओडिया को। ये गुजरात पीसीएस में रिसेंटली पूछा गया कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है, तो ये जो सारे ही हैं, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल क्लासिकल लैंग्वेज है। ये सिविल सर्विसेज 2014 का क्वेश्चन है, कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है, तो गुजराती नहीं है, कन्नड़ और तेलुगु है। अब कुछ स्कीम्स की बात करते हैं। देखिए स्कीम्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली स्कीम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब नाम से समझते हैं, देखिए विद्या का मतलब होता है एजुकेशन, राइट, और जो लक्ष्मी है वो माता लक्ष्मी को एसोसिएट किया गया है धन के साथ। तो जो स्टूडेंट्स अपने जो स्टूडेंट्स लाइफ के जो खर्चे होते हैं या कई बार जो एकेडमिक्स खर्चे होते हैं उन्हें उठाने में असमर्थ होते हैं, तो इसके लिए इस स्कीम में कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उन्हें कोलेट्रल फ्री और गारंटर फ्री लोन मिलेगा। बहुत दिक्कत होती है गारंटर ढूंढने में या कई बार कोलेट्रल भी देनी पड़ती है लोन्स लेने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो बिना कोई हैसल के लोन्स मिलेंगे और इस तरीके से जो भी खर्चे आएंगे, जो भी ट्यूशन फीस लगेगी, उसमें हेल्प मिलेगी बाय गवर्नमेंट। तो ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, नाम से आप समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम की। तो देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम जो है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और ये चिल्ड्रन के लिए स्कीम है। अब आपको थोड़ा ये लग सकता है, कन्फ्यूजिंग लग सकता है कि ये पेंशन सिस्टम है तो स्टूडेंट चिल्ड्रंस के लिए कैसे होगा। तो देखिए ये जो वात्सल्य स्कीम है, वात्सल्य का मतलब अफेक्शन होता है, लव से एसोसिएटेड आप कह सकते हो। तो इसमें क्या है, जो भी 0 से 18 साल यानी 0 to 18 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है। इसमें जो पेरेंट्स है वो मिनिमम 1000 जो है पर मंथ डिपॉजिट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उन्हें एक तरीके से मनी बैक मिलेगी, ठीक है। नाउ बात करते हैं मिशन मौसम की। तो देखिए सितंबर 2024 में हमारी यूनियन कैबिनेट ने मिशन मौसम को अप्रूव किया और जिसकी जो बजट रही वो 2000 करोड़ से रही और इससे इन्हेंस की जाएगी इंडिया की एबिलिटी, जिससे हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें। देखिए अगर हमें किसी खतरनाक मौसम के बारे में, अगर किसी साइक्लोन के बारे में थोड़ा पहले पता चल जाए तो हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इन्वेस्ट करेंगे मिशन मौसम में, जो कि 2000 करोड़ का बजट है। बट इससे फ़ायदा यही होगा कि जो इतने सारे खतरे होते हैं कई बार एक्सट्रीम वेदर्स के कारण, उनसे कुछ हद तक हम बच सकते हैं। इस इनिशिएटिव में एक तरीके का क्लाउड चैम्बर है जो इस्टेब्लिश किया जाएगा IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। आयुष्मान वय वंदना योजना की बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। देखिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है लॉन्च किया है और ये किस स्कीम के तहत लॉन्च किया है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। और जन आरोग्य है, आरोग्य का मतलब क्या होता है, कोई रोग ना होना, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ कवरेज के लिए है 70 ईयर्स और उनसे ऊपर के लोगों के लिए। और ख़ास तौर से अगर किसी भी इनकम के स्टेटस के हों, वो भले ही गरीब हो या अमीर हो, हर तरीके के लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिलती है 70 ईयर्स के ऊपर वालों को। और ये जो स्कीम है ये 29 अक्टूबर को लॉन्च हुई 9th आयुर्वेद डे में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की। तो यूनियन कैबिनेट ने 79,156 करोड़ का जो है वो एक तरीके से अप्रूवल दिया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत, जो कि एक तरीके की ट्राइबल वेलफेयर स्कीम है। नाम से स्पष्ट है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक तरीके से सेचुरेशन कवरेज को इंश्योर करना। और जो भी सेंट्रल स्कीम है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए आती हैं, कई बार वो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो भी फंडिंग आएगी उनका इस्तेमाल सही तरीके से डेवलपमेंट में लगाया जाएगा फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को, जिससे हम एक तरीके की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे।
क्या क्या मेन कंपोनेंट है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एग्री स्टेक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है और सॉइल प्रोफाइल मैप है। अब सॉइल प्रोफाइल, वही सॉइल की प्रोफाइलिंग करते हैं जिसमें हम सॉइल की कैटेगरीज पता करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को लगा सकें। अब इन्वायरमेंट के कुछ करंट अफेयर कवर करते हैं इंपॉर्टेंट वाले। देखिए टाइगर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे PYQs पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में, ये 56 टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई हुआ। उसके बाद 57 टाइगर रिजर्व के रूप में राता पानी टाइगर रिजर्व जो कि अगेन मध्य प्रदेश में ही है, ये नोटिफाई हुआ। तो नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। टोटल 57 टाइगर रिजर्व हैं एज ऑफ नाउ। ये नंबर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है और लेटेस्ट वाले कौन से हैं। आपको मैच द कॉलम के रूप में ये पूछे जा सकते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि हमारे देश में 57 टाइगर रिजर्व कौन सा बना। ध्यान रखिए कौन सा बना, राता पानी। रामसर साइट ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, लास्ट के वीडियो में ही। नांजरयन बर्ड सेंचुरी है, कजू वैली है और तवा है। दो तो तमिलनाडु में है और तवा जो है ये मध्य प्रदेश में है। तवा ऑलरेडी आपको पता है कि जो तवा है ये सहायक नदी है और एक तरीके से तवा रिजर्वायर में मैन मेड वेटलैंड देखने को मिलता है जो कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ही विदिन में है। अब कुछ इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट बेस्ड है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिससे रेगुलेटरी प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकें। पहली है प्रवाह। प्रवाह का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रेपोजिटरी। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा टेबल्ड किया गया। इसमें जो ये परसेंटेज होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो 3-4 आपको याद रखने हैं मेजर वाले। पहली तो ये कि जो रियल GDP ग्रोथ है ये 6.5 to 7% जो है ये देखने को मिली और इसमें 57% ऑफ द टैक्स कलेक्टेड एक्रूड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो टैक्सेस आए उनमें से 55% जो ये डायरेक्ट टैक्स रहे और 45% इनडायरेक्ट रहे। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कितना है, 0.7% है GDP का। यूनियन बजट की बात करें तो 4 मेजर कास्ट के रूप में कैटेगराइज किया गया जिन पर हमें ध्यान देना है। पहले गरीब हैं, दूसरे अन्नदाता, तीसरे युवा और चौथे महिलाएं। ये कोई कास्ट सिस्टम वाले कास्ट नहीं है, बेसिकली 4 कैटेगरीज के लोगों को हमें टारगेट करके उन्हें हेल्प करना है। थीम क्या है बजट का, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs एंड मिडिल क्लास। थीम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एंजल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो एंजल टैक्सेस जो ये पहले एग्जिस्ट करते थे जिन्हें अबॉलिश कर दिया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मेजर सोर्स क्या है, तो सबसे पहले जो है वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज देखने को मिलेगी, उसके बाद इनकम टैक्स है, देन GST है। मेजर एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे पहले जो स्टेट्स का शेयर है, आपको पता होगा कि टैक्सेस में स्टेट्स की शेयरिंग मिलती है तो वो है, देन इंटरेस्ट पेमेंट है, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो स्कीम पे भी काफ़ी सारा पैसा खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं। प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस फाइनल असेंबली लाइन, इनके द्वारा एक तरीके से वडोदराज हरनी एरिया में इनोग्रेट किए गए हैं ये, और ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन है मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। C-295 मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। 4th क्वाड लीडर समिट की बात करते हैं। US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने होस्ट किया 4th क्वाड लीडर समिट। ये ध्यान रखिएगा, क्वाड जो है इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना रहता है। अब मैत्री की बात करते हैं, मेरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। पर्पस क्या है मैत्री का, तो वही इंडो पैसिफिक वाटर में मॉनिटरिंग करना, और ये डायरेक्ट पूछेंगे कि बताइए मैत्री क्या है, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना ये इंडो पैसिफिक वाटर में मॉनिटरिंग करने का काम है, लॉ वगैरह इन्फोर्स करना, और अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उन्हें रोकना। इट ऑल्सो लॉन्च द क्वाड मेरीटाइम लीगल डायलॉग, तो ये तो आप नाम से ही ध्यान रख सकते हो कि क्वाड मेरीटाइम लीगल डायलॉग जो है ये मैत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोप के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट के लेक्चर में, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हम कहते हैं। ये एक तरीके की एनुअल मीटिंग है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC के मेंबर्स के एक एनुअल मीटिंग होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कवर करते हैं हम। देखिए 1997 में क्योटो में हुई COP3, और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक तरीके से एप्लीकेशन ऑब्लिगेशन लगा देता है
यानी एक बाध्यता हो जाती है इसमें कि जो भी थोड़े रिच कंट्रीज़ हैं उन्हें अपने ग्रीन हाउस एमिशन को कट करना होगा कुछ अमाउंट तक, और इस तरीके से ये एक बाइंडिंग ट्रीटी है, इंपॉर्टेंट है। COP21 की बात करते हैं जो कि पेरिस एग्रीमेंट है। अगेन इसमें भी एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी देखने को मिलती है कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करेंगे, और प्रेफरेबली अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर पाएँ तो और भी बेहतर होगा। लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी कानूनी रूप से बाइंडिंग है, बाध्य है। COP26 की बात करें जो कि ग्लासगो में हुआ, तो इसमें यही हमने कमिट किया कि हम फेज डाउन करेंगे कोल के यूज़ को। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बताइए फेज डाउन द यूज़ ऑफ कोल, ये किस कोप की कमिटमेंट है? तो COP21 की। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पास्ट में। COP28 की बात करें जो कि 2023 में यानी लास्ट ईयर हुआ, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया दुबई में। COP29 जो है अजरबैजान बाकू में 2024 में। अब कुछ साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करते हैं। सबसे पहले लिग्नोसैट की बात करते हैं। देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट वुड पैनल्ड सैटेलाइट है ये, जिसका नाम है लिग्नोसैट, और ये लॉन्च किया गया स्पेस में बाय जैपनीज स्पेसक्राफ्ट, जिससे वो टिम्बर यानी जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकें, क्योंकि अगर ये सफल होता है तो हम रेन्यूएबल एनर्जी के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। और ये क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया, और इसमें फॉरेस्ट्री का नाम है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री। अग्निकुल कॉस्मोस की बात करते हैं। ये प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल ने सक्सेसफुली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन, और जो कि इंडिजिनसली बिल्ड रॉकेट है अग्निबाण, इसरो के श्रीहरिकोटा फैसिलिटी से। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया। जापान जो है ये एक प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे वो कंस्ट्रक्ट कर सकें ग्राउंड ब्रेकिंग जेटा क्लास सुपर कंप्यूटर को। एक तरीके के कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, और जेटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जैसे गीगा होता है उसी तरीके से जेटा भी होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गीगाबाइट के मुकाबले, और ये 100,000 टाइम फास्टर रहेगा आज के एडवांस मशीन से भी। अब ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में जापान का ही नाम आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपा क्लिपर की। देखिए एक नासा का स्पेस क्राफ्ट है यूरोपा क्लिपर के नाम से, और ये पहला मिशन है जिसे डिज़ाइन किया गया है कि जुपिटर के मून यूरोपा की डिटेल्ड स्टडी करेगा। देखिए हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में मून है, राइट, उसी तरीके से हर प्लेनेट के भी सैटेलाइट्स होते हैं। 2 प्लेनेट्स के नहीं हैं, आपको पता होगा उनके नाम। तो जुपिटर का जो सैटेलाइट है यूरोपा, उसकी स्टडी के लिए यूरोपा क्लिपर जो है ये एयरक्राफ्ट तैयार किया गया है नासा स्पेस क्राफ्ट के द्वारा, और ये लॉन्च भी हो गया इनफैक्ट, और ये जुपिटर में पहुंच भी जाएगा अप्रैल 2030 में। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और ये इसमें कोलैबोरेशन किया गया है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करें तो ये 3 मई को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। इस साल जो है गवर्नमेंट ऑफ चिली और यूनेस्को ने होस्ट किया है 31st वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कई बार ये थीम पूछ ली जाती है, तो अप्रेस फॉर द प्लेनेट, डबल पी से आप याद रख लो, अप्रेस फॉर द प्लेनेट। ओके, कुछ प्लेसेस न्यूज़ में है। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये फर्स्ट सनकेन म्यूजियम के रूप में ओपन किया गया, हुमायूंस टॉम्ब कॉम्प्लेक्स कहाँ है? दिल्ली में है। पोर्ट ब्लेयर की बात करें, ये भी चर्चा में था, तो सेंटर ने पोर्ट ब्लेयर का रीनेम किया है, यानी नाम बदल रहा है, और ये रीनेम करके श्री विजयपुरम के रूप में रखा गया है। और आपको पता होगा पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। कुछ रिपोर्ट्स की बात करते हैं। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये WEF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइसलैंड जो है वो टॉप पे है, और इस तरीके से जो फिनलैंड है वो 2nd रैंक है, और नॉर्वे जो है 3rd में है। ऑब्वियस सी बात है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही टॉप पे होते हैं जनरली। इंडिया का रैंक 129 है आउट ऑफ 146। बॉटम से हम 18th पोजीशन पे है, और अगर स्टार्टिंग से देखें तो 127th रैंक पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक 105 रहा आउट ऑफ 125। स्कोर कितना रहा? 27.3। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट के लेक्चर में, उम्मीद है आपको याद होगा। ये हमने बताया है आपको कि 105 रैंक है आउट ऑफ 125। वर्ड ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आप याद रख लो, ऑक्सफोर्ड वाला ब्रेन रोट है। और ब्रेन रोट काफ़ी चर्चा में रहा, आपने भी सुना होगा कि ब्रेन रोट जो है किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है हमें,
सोशल मीडिया से एसोसिएटेड है। डेफिनेटली ऑनलाइन कंटेंट हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, इससे हमारे ब्रेन रोट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। क्या हो रहा है, बहुत आसान है। देखिए हमारी मेंटल स्टेट धीरे धीरे डिट्रेट हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि आज की डेट में लोगों का पेशेंस लेवल बहुत गिर गया है। आप डे टू डे न्यूज़ में देखते होंगे कि छोटी छोटी बातों पर लोग झड़प करते हैं और कई बार वो उतने विशेष मुद्दे के नहीं होते हैं फिर भी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ओवर कंज्यूम करते हैं या कई बार पेशेंस लेवल भी जो है इन चीज़ों से डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ये ब्रेन रोट चर्चा में रहा। और इसके बाद डिक्शनरी.com ने डेम्यूर को जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट को, मैनिफेस्ट भी काफ़ी चर्चा का ही वर्ड है, और कॉलिंस डिक्शनरी ने ब्रैड को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो देखिए जो श्रीनगर है ये 4th इंडियन सिटी बन गया जिसे रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में, और 2021 में इसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के पार्ट के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर ये अदर इंडियन सिटीज़ हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ के रूप में पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। उसके बाद असम में मोइडम्स है, यानी चारादेव मोइडम्स। ये 700 ईयर ओल्ड माउंड बरियल सिस्टम है, अहोम डायनेस्टी के। अहोम डायनेस्टी का नाम आपने सुना होगा, असम से एसोसिएटेड है, और इस तरीके से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में अपनी जगह बनाते हैं। फर्स्ट कल्चरल साइट है ये नॉर्थ ईस्ट से जो इस लिस्ट में अपना नाम दाखिल करते हैं, और 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इंडिया से ओवरऑल देखने को मिलते हैं। तो चराई देव मोइडम्स नाम ध्यान रखिएगा, अहोम डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। बुकर प्राइज़ की बात करते हैं तो ब्रिटिश राइटर हैं सामंथा हार्वे, इन्होंने बुकर प्राइज़ जीता फिक्शन के लिए, और इनकी बुक का नाम है जो कि एक तरीके की शॉर्ट वंडरफिल्ड नोवेल है, नाम है ऑर्बिटल। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड की बात करते हैं तो देखिए इस तरीके से कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं। तो विज्ञान रत्न बस ध्यान रखिएगा, गोविंद राज पद्मनाभन जी को जो है वो मिला है मलेरिया पैरासाइट के वर्क के लिए। नोबेल प्राइज़ मैंने ऑलरेडी कवर किया है, इसे हम दोबारा नहीं कवर करेंगे। 70th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं तो देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी थे, आपको पता होगा। पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बन रहे हैं, महाराष्ट्र पीसीएस में रिसेंटली क्वेश्चन बना है, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वैजयंती माला जी हैं, श्री कोनिदेला चिरंजीवी जी, वेंकैया नायडू हैं, श्री बिंदेश्वर पाठक जी हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं। तो ये कैटेगरीज हैं, इनकी कैटेगरीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल कितने हैं? 5 हैं पद्म विभूषण के। ओके, कुछ स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर देखते हैं। तो पीवी सिंधु और शरद कमल जी इंडिया के फ्लैग बियरर रहे, किसमें? पेरिस ओलंपिक में, और टोटल 78 एथलीट्स जो हैं ये भाग लेते हैं। मैस्कॉट क्या रहा? तो फ्राई रहा। स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन, स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। और मेडल टेली में आपको पता है जनरली यूएसए ही टॉप पे होते हैं और उसके बाद चाइना होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 40 गोल्ड है दोनों के पास, यूएसए और चाइना के पास। इंडिया के पास गोल्ड नहीं है बट सिल्वर है हमारे पास एक, और 5 ब्रॉन्ज, और टोटल इस तरीके से 6 मेडल हमें मिले पेरिस ओलंपिक में। चेस ओलंपियाड की बात करते हैं तो इंडिया ने इतिहास रच दिया, पहला गोल्ड मेडल जो है ओपन सेक्शन में 45th चेस ओलंपियाड में हमने जीता है, जो कि हंगरी में हुआ। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कुछ कवर करते हैं। तो शारदा सिन्हा मैम की बात करते हैं। आपको ये पता होगा डेफिनेटली, जब भी बात आती है महापर्व छठ की तो सबसे पहले शारदा सिन्हा जी के गाने हमें सुनने को मिलते हैं। बिहार कोकिला के नाम से ये विख्यात हैं और इन्हें कोई परिचय देने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हम सब जानते हैं। और पद्मश्री भी इन्हें मिला है 1991 में, और पद्म भूषण मिला है 2018 में। उसके बाद और भी कुछ न्यूज़ है, जैसे सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी पास्ड अवे ऑन 13 मई 2024, और ये 72 ईयर्स के थे। तो ये भी न्यूज़ में है। इसके अलावा बिहता इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा जो है 21 अक्टूबर में इनॉग्रेट करते हैं बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बिहता में, जो कि पटना के पास ही है। और ये एक ऐसा ड्राई पोर्ट है या इनलैंड कंटेनर डिपो भी आप कह सकते हो, जिसमें लॉजिस्टिक फैसिलिटी अवे फ्रॉम अ सी पोर्ट और एयरपोर्ट फॉर कार्गो हैंडलिंग। ये कार्गो हैंडलिंग क्या होता है? जब जो सी पोर्ट या कोई भी एयरपोर्ट के पास कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं तो उसे कार्गो हैंडलिंग कहते हैं। तो बिहता ड्राई पोर्ट जो है ये 7 एकर्स में फैला हुआ है, और इट इज़ बीइंग रन इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पीपीपी में जो है ये रन हो रहा है। प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
और स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा। बिहार बजट में आपको क्या याद रखना है, तो परसेंटेज ये आपको याद रखनी है। 13 फरवरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी जी ने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट जो है 22.20% टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, 13.84% टू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड 8.19% टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये अप्रोक्स आप याद रखिए, 22% जो है एजुकेशन के लिए, 13% रूरल डेवलपमेंट के लिए और 8% सोशल वेलफेयर के लिए। और बजट में जो है बिहार बजट में रेवेन्यू सरप्लस देखने को मिला और फिजिकल डेफिसिट रहा 2.98% के समथिंग। विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024, तो जो 8th एडिशन है इसका, ये बिहार के राजगीर में हुआ 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच। मेस्कोट जो है ये गुड़िया है जो कि इंस्पायर है बिहार के स्टेट बर्ड स्पैरो से। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि विमेंस एशियन चैंपियनशिप कहाँ हुआ, राजगीर बिहार में। मेस्कोट क्या है, गुड़िया। 14 अक्टूबर को बिहार चीफ मिनिस्टर किक्ड ऑफ द ट्रॉफी गौरव यात्रा फ्रॉम पटना। 6 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रही इनमें, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड। तो ये सब बातें नहीं पूछी जाती, स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये होती है कि कोई भी एडिशन है या कोई भी ट्रॉफी है कहाँ पे हेल्ड हुई, ठीक है, तो ये पूछेंगे आपसे। दूसरी चीज़ मेस्कोट पूछते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है। और इसके बाद इंडियन हॉकी टीम ने टाइटल जीता चाइना को डिफीट करते हुए, और ये इंडिया का 3rd विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी रहा। दीपिका स्कोर्ड द ओनली गोल इन द फाइनल, सी फिनिश्ड एज द टूर्नामेंट टॉप गोल स्कोरर। तो दीपिका जी के द्वारा जो है टॉप गोल स्कोरर के रूप में ये सामने आई। ओके, तो अब ये आपका डी डे है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपना बेस्ट दें, काम माइंड से पेपर सॉल्व करें, आपने जो पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखें, सबसे ज़रूरी वही है। और मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में, आप अपने अनुभव साझा करें। धन्यवाद।